चलो फिर मूड ऑन कर लेते हैं। मूड ऑफ का क्या ही है। देखो बच्चे, हम लोग कल तक हम लोगों ने सीख लिया था, कल अच्छा खासा सीखा था हम लोगों ने कि भाई बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी सीखा हम लोगों ने। उससे पहले वर्क डन मूविंग अप, वर्क डन मूविंग डाउन, एक्सीलरेशन मूविंग डाउन भी सीख लिया। इतना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। आज हम लोगों की बारी है सीखने की। हम लोग आज सीखेंगे दो कंडीशंस हैं। कार के बारे में सीखेंगे, कार का मुड़ना, कार मुड़ रही है मोड़ पर। फिर सीखेंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक। दो बातें सीखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जरा ध्यान से सुनना यार। शुरू करते हैं कहानी। बस एक बार लास्ट बार बच्चे बता दो आवाज आ रही है तो मैं बिना रुके आगे बढ़ता चलूं, फिर बोलो। अरे बढ़िया, फिर एकदम। चलो भैया, आवाज सबको आ रही है। शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है, आज का पहला हेडिंग है मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? इतना मुश्किल है कि कसम से कि मुझे खुद ही पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा यार। मैं तो बड़ा डर रहा हूं। मैं टॉपिक यही है, इतना कठिन है बेटा कि मतलब झाग आ जाए मुंह से मेरे भी, लाल रंग का खूनी झाग। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड, पहले डर जाते हो। जिस दिन मैं कहूं कि ये टॉपिक टफ है तो ही टफ समझना। जब तक ना कहूं टफ नहीं है तो वो टफ नहीं है, बस हमारी ऑब्जर्वेशन की कमी है। कुछ टफ नहीं होता, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑब्जर्वेट कहाँ कर रहे हैं चीजों को। ठीक, चलो। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं? हम इसमें सीखने वाले हैं कि वो फैक्टर्स बताओ, वो फैक्टर्स बताओ जो किसी कार को मुड़ते समय मुड़ने में हेल्प करती हैं, जो कार को मुड़ते समय मुड़ने में हेल्प करती हैं, वो फैक्टर्स बताने हैं और कुछ नहीं करना है। और हम लोग देखो पढ़े लिखे बच्चे हैं ही हैं थोड़ा बहुत। तुम्हारा तो पता नहीं, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, हम थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हैं। तो एक फॉर्मूला तो यार फ्रिक्शन का हमको पता ही है, Fs इक्वल टू म्यू एस आर, आर नॉर्मल रिएक्शन, या भैया एफ के इक्वल टू म्यू के आर, आर नॉर्मल रिएक्शन। कोई बॉडी होती है एम मास की तो उसका वेट नीचे लगता है एम जी, बॉडी पे रिएक्शन लगती है आर। सुना है ये बातें? नहीं सुना है तुम लोगों ने कभी? बताओ, सुनी है ये बातें? बोलो बोलो। हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ सुंदर। चलो फिर शुरू करते हैं, हम लोग सीधे डायग्राम पे आते हैं। मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ये है, कार मुड़ रही है। अब सर्कुलर मोशन है, सीधे सीधे मोशन नहीं है। अगर हम थोड़ी सी इसमें चीज को और ऐड कर दें तो यहां पे लिखा जाएगा सर्कुलर मोशन। मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। सिर्फ मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन। चलो अब बनाते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कार, खिलौने वाली। ये जमीन, इस जमीन पर ये कार। एक तो ड्राइंग बहुत बेकार है हमारी, किसी गत की ड्राइंग नहीं है। ये देखो, ये बन गई बच्चों वाली गाड़ी एकदम। अभी इसमें से आवाज आएगी बातचीत करने की।
ये बन गई कार, हवा में चल रही है, पहिए लगाने दो, ये पहिए हो गए इसके, ये पहिए हो गए। चलो अब एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, इस कार का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। तुम स्कूल की क्लास में नहीं हो, तुम बोल सकते हो, मुझसे इंटरेक्ट करोगे तभी चीजों को, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बेटा। आप हमसे मुलाकात ही नहीं करेंगे तो फिर बात क्या होगी, मुलाकात जरूरी है भैया। तो इसका वेट लग रहा है नीचे mg, और इसी के ऊपर ऊपर सुंदर सा रिएक्शन लग रहा है, ध्यान देना। इधर दो पहिए होंगे, इधर दो पहिए होंगे, इन दो पहियों पर रिएक्शन को मैं R1 लिखूंगा, इन दो पहियों पर मैं रिएक्शन को R2 लिखूंगा। मैं सिंगल R से भी काम चला सकता था, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो R1 R2। अब मुझे एक बात बताओ, कार बड़ी तेजी से आके ऐसे मुड़ रही है, कार बड़ी तेजी से आके ऐसे मुड़ रही है, तो ये बाहर की तरफ फिसलना चाहेगी कि अंदर की तरफ फिसलना चाहेगी, बताओ। अरे बहुत बढ़िया यार, कहाँ थे तुम लोग आज तक, अच्छे बच्चे हो। बाहर की तरफ, अच्छा चलो और बताओ फिर, अगर बाहर की तरफ फिसलना चाहेगी तो पहियों पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ फ्रिक्शन? तो अंदर वाले पहले वाले पे फ्रिक्शन लगेगा FS1, इधर वाले पर फ्रिक्शन लगेगा FS2, दोनों फ्रिक्शन अंदर लगेंगे। हो गई बात क्लियर? चलो अगर ये ऐसे मुड़ेगी कार, अगर ये कार ऐसे मुड़ेगी तो इसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? mv²/r। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है μsr। तो इसी बात को मैं लिखते हुए बोलूंगा FS1 इक्वल टू μsr1, FS2 इक्वल टू μsr2, दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करेंगे FS1 प्लस FS2 इक्वल टू μsr1 प्लस μsr2, तो FS1 प्लस FS2 इक्वल टू μs कितना, R1 प्लस R2। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? यहां तक बोलो बोलो, बहुत सुंदर। FS1 प्लस FS2 टोटल फ्रिक्शन है, तो इसको शांति से मैं FS लिख दूंगा, इसको मैं FS लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू μs ऐसे ही रहने दूंगा। और मुझे कौन बताएगा कि R1 और R2 ने मिलकर किसको खाया? mg को खाया, तो FS इक्वल टू μs mg। फिर मुझे बताओ, ये FS1 प्लस FS2 दोनों ने मिलकर किसको खाया? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस FS की जगह क्या रख दूं? mv²/r इक्वल टू μs mg। m से m मर गया, तो बचा कौन? v²/r इक्वल टू μs g, μs g, तो v² इक्वल टू μs rg, तो v इक्वल टू अंडर रूट μs rg। लो जी, देखो जी,
ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कार मोड़ पर जब मुड़ रही है। अब क्या क्या बातें सीखेंगे इससे कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू एस है, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, रेडियस समझे। इसका सिर्फ एक मतलब हुआ, जितना ज्यादा सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, सरफेस जितना स्मूथ होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे लाल कम होगा। क्या तुमको ये दो लाइन समझ में आई? नहीं आई? आई या नहीं आई? आ गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सरफेस जितना रफ होगा मतलब क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? म्यू एस, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? रूट आर। तो मुझे तुम में से कौन बताएगा कि अगर म्यू एस की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे बोलो प्रभु। म्यू एस का मतलब होता है किसी चीज की सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस। म्यू एस का मतलब होता है सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस। म्यू एस का बढ़ना, रफनेस का बढ़ना। म्यू एस का कम होना, स्मूथनेस होना, चिकना सरफेस होना। तो म्यू एस बढ़ा तो सरफेस रफ हुई, सरफेस रफ तो वेलोसिटी ज्यादा, आराम से चल सकते हो, फिसलोगे नहीं, मोड़ो तेजी से। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ तो वेलोसिटी कम, सरफेस चिकना, मोड़ ही नहीं सकते, सिंपल। दूसरी बात अब तो समझ में आ गई होगी शायद, रेडियस ज्यादा, बस पता था, वो तो हमको आनी थी। रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, और दूसरी बात हम लोगों को ये समझ में आई, रेडियस कम तो वेलोसिटी कम। अगर मोड़ की रेडियस बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से गाड़ी चलाओ, लेकिन अगर रेडियस बहुत छोटा सा है तो गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है, नहीं तो जाके ठुक जाओगे सामने वाली दीवार में, घुस जाओगे किसी के घर में। तो ये तुम कुछ कर लो, पूरी स्टीयरिंग मोड़ोगे तो तुम रजनीकांत बन जाओगे बेटा। उसके बाद तुम, है ना, साउथ के पिक्चर के हीरो। तुम्हारी गाड़ी ऐसे आ रही है, दिमाग खर्च करो जरा थोड़ा सा बस। ये रोड है और रोड ऐसे मुड़ रही है, ऐसे इतना मुड़ रही है, तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ सबके घर बने हुए हैं, यहाँ सबके घर बने हैं रोड के किनारे किनारे। अपने आर्यन स्कूल के बगल वाली जो मोड़ नहीं है, तुमने देखा? अब तुम यहाँ से आ रहे हो 100 की स्पीड में, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तुम्हें यहाँ मोड़ना है बिना स्पीड कम किए, क्या होगा तुम्हारे साथ? चलो तुम ही बता दो, बोलो क्या होगा। हाँ, तुम यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी जाके किसी के बेडरूम में खड़ी होगी और कुछ नहीं होगा, दो चार दीवारें तोड़ के घुस के पार निकल जाओगे इधर दूसरे के घर में, मुड़ोगे थोड़ी ना तुम। यहाँ तो छोड़ दो यार, गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो भैया, तो कुल मिला के तुमने ये सीखा, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। इसी को कहते हैं कि कार का मुड़ना, सर्कुलर मोशन लेवल रोड पर, जब रोड बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ का मतलब फ्लैट है, तो जो कार चल रही है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू म्यू एस आर जी। चलो, यहीं से पता चलता है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो लिखते हैं मैक्सिमम सेफ लिमिट 40, 60, 70 किलोमीटर पर आवर, ये सब देख के लिखते हैं वो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, रेडियस है 100 मीटर, जी की वैल्यू होती है 10, तो बताओ ऐसे मोड़ पर तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए सेफ स्पीड मोड़ने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो 0.1 है,
रेडियस 100 है, जी की वैल्यू 10 है, तो तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, तुम ना टकराओ, आराम से मोड़ लो, सेफ लिमिट देखो। तो v इक्वल टू अंडर रूट कितना, म्यू आर जी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 0.1, आर कितना यार 100 इंटू जी, 10 से 0.1 गया, तो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। चलो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, अभी पता चल जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कौन बच्चा चेंज करेगा, बताओ। 5/18 करूं कि 18/5 करूं? अब देखो, कोई 18/5 कह रहा है, कोई 5/18 कह रहा है, मैं तो बड़ा दुखी। 10 इंटू मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 10 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, सेकेंड है, सेकेंड को आर में चेंज करने के लिए 3600 से ऊपर डिवाइड, 0 0 0 0 0 0, तो v इक्वल टू कितना 36 किलोमीटर पर आवर। लो जी, लो जी, उस मोड़ पर तुम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुड़ सकते हो। तो कौन बच्चा मुझे ये बताएगा, अगर तुम इंजीनियर होते, अगर तुम इंजीनियर होते और उस मोड़ पर स्पीड इतनी आती 36 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन इतनी आती, तो क्या तुम 36 किलोमीटर पर आवर का ही बोल्ड बनवा के चिपकवा देते कि कम करके लिखवाते, थोड़ा या ज्यादा करके लिखवाते, क्या करते बताओ। ओके, क्योंकि मेरे बच्चों, अगर तुम 36 का 36 लिखवाते हो तो क्या होगा, उस 36 का गलती से 40 लिखवाते हो तो क्या होगा, और तुम थोड़े समझदार इंजीनियर हो, पढ़े लिखे, उसको तुम 15 किलोमीटर पर आवर लिखवाते हो तो क्या होगा, फायदा। अगर तुम 36 लिखवाते हो तो ये भारत है, छपरी लोग बहुत हैं यहाँ पे, काले रंग का चश्मा पहन लेंगे, एक व्हाइट कलर का आजकल वो आ रहा है ईयरबड्स, वो लगा लेंगे, फिर वो अपने आप को हीरो समझते हैं, शाहरुख खान उनके घर में झाड़ू लगाता है, वो ऐसा मान लेते हैं। अब वो निकालेंगे अपनी बाइक निकालेंगे, 36 लिखा हुआ है, अरे 36, ये उनकी मतलब तौहीन है उनकी बाइक की। ये कहेंगे अरे इसको कौन मानता है, हम 60 से नीचे चलाएंगे नहीं। और एक आध थोड़ा हाई क्वालिटी का छपरी हुआ तो ससुरा वो 90 और 100 से नीचे बात नहीं करते हैं, यूट्यूब पे तुम देखते ही रहते हो। तो बताओ उनकी दुर्गति होगी कि गति होगी? दुर्गति, तो उनकी दुर्गति होगी, और ऐसी गति होगी कि बिल्कुल आखिरी गति होगी, वो सीधे भगवान की तरफ। फिर माँ बाप अपना बिलखते रोते हुए आएंगे, पानी डाल के छुटाएंगे उनको रोड पे से, वो तो चिपक चुके होंगे जाके रोड में, बिटोरना पड़ेगा पन्नी में। अगर तुम बेकार इंजीनियर हो और तुमने 40 लिखवा दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तुम कभी कॉलेज नहीं गए, कैफेटेरिया में ही बैठे रहे, तो तुम ऐसा करोगे 40 किलोमीटर पर आवर लिखवा दोगे 36 की जगह 40। अब कोई पढ़ा लिखा भी आदमी गाड़ी चला रहा होगा तो सोचेगा 40 लिखा है, चलो 40 से ही चला लेते हैं, इसमें तो सेफ रहेंगे। बताओ, बचने के चांसेस कम है कि ठुकेगा वो जाके कहीं? ये बात है, बड़ी जल्दी समझ में, ठुकेगा वो। हाँ, और तुरंत जो नहीं होते हैं वो ट्रॉमा सेंटर वाले, उनको आ जाएंगे मजे, 3 लाख का ऑपरेशन होगा भैया, लाओ 2 लाख जमा करो। अगर तुम बहुत ही पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तुमने मेहनत से पढ़ाई करी 4 साल, अच्छी इंजीनियरिंग करी, स्कूल कॉलेज में बैठ के पढ़ाई करी, क्लास में मतलब जो भी पढ़ा तुमने, और तुमने 15 किलोमीटर पर आवर लगा दिया, तो कोई थोड़ा
वैसा आदमी आ भी गया, चलो हम 15 को नहीं मानते, हम 30 पे चलाएंगे, तो अभी बताओ उसके घर वाले रोएंगे कि हंसेंगे? क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो घर गृहस्थी में सेफ पहुंचेगा, क्योंकि हाईएस्ट 36, तुमने लिखा 30, तुमने लिखा 15, लेकिन उसने चलाया 30। तो ये सारी कमियां रहती हैं। तो इतना सोच लो इंजीनियर्स के ऊपर कितना कुछ डिपेंड करता है, डेली का एक्सीडेंट, लेकिन लोग नहीं मानते ना, बेवकूफ हैं ससुरे। देखो, चलो भैया नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं आज का, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, देखो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अब रास्ता ही मुड़ गया, रास्ता मोड़ दिया जाता है थोड़ा, बैंकिंग ऑफ ट्रैक कहते हैं उसे। मतलब बैंकिंग ऑफ ट्रैक में ऐसा होता है कि रोड एक तरफ से उठी हुई होती है, रोड एक तरफ से उठी हुई होती है। देखो इसमें कहीं अगर नहीं है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक के लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कोई इमेज मिल जाती, इमेज देख लेते हैं चलो, कहाँ है इसमें, गूगल, गूगल आंटी। चलो भाई, बैंकिंग ऑफ ट्रैक, स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक करते हैं हम, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, ये देखो, ये साइकिल वाले, ये अरे इमेज बड़ी हो ही नहीं रही है। ऐसे दिख रहा है तुम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ? कोई बात नहीं, छोड़ो, इसी पे दिखा देते हैं। यहाँ तो होगा कुछ ना कुछ, सर्च इमेज टॉपिक बैंकिंग ऑफ ट्रैक। खाना वाना खा लिया सबने? ग्रेड 11th इमेज, आया क्यों नहीं? इसको एल 11 दिखेगा क्या? आ जाओ जल्दी से, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। ये कौन सी बैंकिंग दिखा रहा है ये? वाह, वाह जी वाह। बैंकिंग ऑफ रोड बोल दूं? ग्रेड 11th फिजिक्स। अब हाँ, ये बात हुई ना,
चलो ये देखो, ये है बैंकिंग ऑफ रोड। तुम देखोगे बैंकिंग ऑफ रोड में जो कार रेस वाली वो गाड़ियां होती हैं, और जब मोड़ पर मुड़ती हैं तो मोड़ एक तरफ से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट नहीं है रास्ता, एक तरीके से उठा हुआ है, रास्ता इस तरीके से उठा हुआ है। इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इमेज दिख रही है बेटा साफ साफ? नहीं दिख रही है? हमें तो दिख रही है। अरे बढ़िया सुंदर। इसका मतलब मेरे लाल, ये रोड क्यों उठा दी गई? रोड इसलिए उठा दी गई कि अगर ये रोड नहीं उठती, एक तरफ से रोड ऐसे फ्लैट रहती तो कार मुड़ पाती है, बैरियर तोड़ के जाके उधर गिरती जंगल में उधर। बताओ, सीधी रोड होती फ्लैट तो कार कहाँ मुड़ पाती इतनी तेजी से? 150, 200, 250 की स्पीड में चलाते हुए फॉर्मूला 1 वाले, इतना तेज जाके निकल के तोड़ के निकल जाती है उधर। इसलिए रोड को उठा दे इस तरीके से कि कार आए, रोड के सहारे सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हुए मुड़ जाए। इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने लोग। इस डायग्राम में भी वही दिखाया गया है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक वही है। रोड बिल्कुल फ्लैट, यहाँ आते आते रोड उठ गई, देखो कितनी रोड को उठा दिया गया इधर से की तरफ से, और फिर कार इधर की तरफ मुड़ जाएगी बड़ी आसानी से। ये है तुम्हारा डायग्राम, ये तुम्हारा डायग्राम। देखो बेटा, इस डायग्राम जैसा ही एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, फिर पूरे चीज को सॉल्व करूंगा उसके ऊपर। ध्यान देना बेटा, शुरू करते हैं। चलो जी हम बनाते हैं एक डायग्राम। ये है मोड़, ये मोड़ है, ये एक रोड है, रोड थोड़ी उठी हुई है बाहर की तरफ, थोड़ा दिमाग तेज चलाना। रोड थीटा एंगल उठी हुई है। सब अच्छे से पढ़ना बच्चों, पढ़ना जरा अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एग्जाम में आने के चांसेस लगभग लगभग 100%। तो कृपया करके इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ना ध्यान से इसको। तो रोड एक तरफ से उठी हुई है थीटा एंगल, इसी पे कार आ रही है, ये कार आ रही है मेरे लाल, देखो प्यारे लाल कार आ रही है, ये कार हंसती खेलती। अब कार आ रही है तो भैया कार के पहिए भी होंगे, यहाँ पे पहिए भी हैं, ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर, टायर इज ट्यूबलेस। देखो बेटा ध्यान से, ये कार ऐसे आ रही है, इसका ना एक नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, इस कार पे एक रिएक्शन लगेगा r, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूं। हम ये पूछने वाले हैं ये रिएक्शन दूसरा तिरछा क्यों लग गया? सीधा देखा था आज तक तो रिएक्शन हमने, तिरछा लग रहा है ये तो यार, ई का हो गया? ई कौन बोला? नाम बताओ, नाम बताओ जरा देख। अच्छा बिल्कुल सही भाई, 100% सही आंसर दिया तुमने। आपको मिलता है 7 करोड़ रुपए पॉइंट के फॉर्म में, मतलब नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है बेटा। भाई रिएक्शन वो फोर्स है जो सरफेस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। रिएक्शन वो फोर्स है जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
अगर सरफेस ऐसा तो रिएक्शन ऐसा, अगर सरफेस ऐसा तो रिएक्शन ऐसा, अगर सरफेस ऐसा तो रिएक्शन ऐसा, अगर सरफेस ऐसा तो रिएक्शन ऐसा। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट वेट ये हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी रख दो सरफेस, कुछ भी कर दो, ये वेट होगा। ये बॉडी तो ये वेट होगा। वेट हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर, रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। देख रहे हो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा बोलो हाँ कि ना, बोलो। आ गई? बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तुमने धुनी सुनी सुनी, तुम खाना खा रहे हो साथ में। हाय हाय, इधर देखो, कितनी आसान बात है। ये देखो, ये क्या है? वेट। और ये क्या है? बोलो, रिएक्शन। हाँ या ना? चलो, हमने थोड़ा सरफेस को तिरछा कर दिया, ये बॉडी हो गई। बोलो ये क्या है? तो रिएक्शन कहाँ होगा? बिल्कुल इसी के ऊपर सीधा होगा कि थोड़ा तिरछा होगा? बोलो। बिल्कुल सीधा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब चलो बताते हैं सीधा क्यों नहीं होगा। बताओ, ये सीधा वाला है, सीधा वाला ये आर है रिएक्शन, ये कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है कि कोई 90 से छोटा एंगल बना रहा है? लेकिन जो ये वाला आर है 90 डिग्री बना रहा है कि 90 से छोटा बना रहा है? तो हम वो एंगल वाला लेते हैं जो 90 बनाए, तो वही रिएक्शन माना जाता है, 90 से छोटा वाला नहीं माना जाता है। मामला क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो हमने कहा कि ये लग गया रिएक्शन ऊपर। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर। बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, सिखा चुका हूं। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की तरफ होगा आर cos थीटा, इधर की तरफ होगा आर sin थीटा। बोलो हाँ। क्लियर? क्लियर है? तुम लोगों को पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्यों होंगे? आता है समझ में? नहीं आता है समझ में? बता दो एक बार। बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं हमारे बच्चों। देखो, अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा, यहाँ एक लाइन ऐसी खींच रही हो, एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो और एक लाइन ऐसी हो, वही डायग्राम यहाँ बना दिया मैंने। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये सरफेस। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री, एंगल से समझो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल कितना? 60। अब एक बात बताओ, 60 का ये वर्टिकली अपोजिट है, कितना? 60। ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल, ये रिएक्शन है तो पूरा एंगल 90 है, तो बताओ ये कितना बचा? तो ये 30, तो ये भी 30, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। नहीं आई? नहीं आई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सेकंड का टाइम दे दो। अरे यार छोड़ो। हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ, किसको हटाऊं पहले मैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट लेना, रट, किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए ये। चलो, अब ये बताओ, रिएक्शन खत्म। कार जब मोड़ पर मुड़ रही है तो बताओ ये बाहर फिसलना चाहेगी कि अंदर? वही फिर से बोलो, ये कार बाहर फिसलना चाहेगी मुड़ते समय कि अंदर? बाहर।
तो इन पहियों पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर या बाहर, अंदर। तो इन पहियों पर फ्रिक्शन लगा अंदर की तरफ, तो पहियों पर फ्रिक्शन लगा अंदर की तरफ, इस फ्रिक्शन को लिख दिया मैंने एफ। कुछ एफ एस मत लिखो, एफ के मत लिखो, एफ लिख के छोड़ दो। चलो, अगर ये फ्रिक्शन एफ है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस डायग्राम को थोड़ा मैं यहां बना लूं ऐसे, ये फ्रिक्शन लग रहा है एफ, ये एंगल है थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बताओ ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, एफ साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, बेटा बोलो, सो गए, हाँ जगे रहो जगे रहो जगे रहो जगे रहो जगे रहो, बोला करो, शर्मा किससे रहोगे, या तो घर में बैठे हो, घर में मम्मी पापा से शर्मा रहे हो तुम बैठ के, तुम्हारे ही मम्मी पापा हैं, उनसे क्या शर्माना। थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट किया तो कितना आया, या तो घर में बिल्कुल गाय जैसे रहते हो, एकदम बिल्कुल सभ्य सौम्य बिल्कुल एकदम ऐसे कि बिल्कुल जैसा माँ बाप देखना चाहते हैं बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय, गौ माता टाइप कि मतलब मम्मी पापा सोचे साक्षात देवता हमारे घर में जन्म लिया है देखो एफ कॉस थीटा, इधर क्या होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। चलो दो बातें तो हो गई। अब मैं तुमसे पूछूं, जब कार मोड़ पर मुड़ रही है तो कार पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है mv²/r। जैसे पीटीएम में नहीं होता है, बच्चा बगल में खड़ा है, मम्मी बैठी है, उसमें नंबर आए हैं कम, अब क्यों कम आए हैं वो तो सिर्फ बच्चा जानता है, भगवान जानता है और टीचर जानता है, मम्मी पापा को थोड़ी पता है बेचारों को नंबर क्यों कम आए। अब ऐसे ऐसे खड़ा है ऐसे करके पूछते पूछते झाग आ रहा है मम्मी के मुंह से, पापा के मुंह से, टीचर के, बोलना नहीं है कुछ भी, क्योंकि जैसे ही मुंह खुला सारी सच्चाई सामने, बिल्कुल गाय कि बस पीटीएम के बाद डायरेक्ट मम्मी जो है सीधे मॉल ले जाए, खरीद बेटा जो खरीदना है तुझे, जा चर कुछ भी। चलो देखो, यही बचपना है। तो मुझे ये बताओ, आर कॉस थीटा ने किसको किसको खाया, फिर नहीं बोले सब ये गाय बन रहे हैं। हाँ एमजी है, एमजी और एफ साइन थीटा को खाया। लिखने का तरीका देखना जरा, लिखने का तरीका देखो, आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को इधर ले आओ, तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 सही है। अब बताओ इस एम बी स्क्वायर अपॉन आर ने किसको किसको खाया, हाँ सही है, गुड। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नाराज हो गया बोर्ड मुझसे, तो आर साइन, अरे यहाँ क्यों नहीं चल रहे थे, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। कुछ समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, बहुत सुंदर, सबका ध्यान बोर्ड पर। अब डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड किया तो देखो क्या आया, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन ये प्लस ये माइनस एफ साइन थीटा, माइनस एफ साइन थीटा। तो देखो अब डिवाइड कर रहे हैं
2 को 1 से r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू ये है बेटा एम बी स्क्वायर अपॉन आर और नीचे वाला है एम जी। एम से एम मर गया तो बच्चा कौन, जरा ध्यान देना आप। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर नीचे आ जाएगा आर जी। यहां तक बात समझ में आई। इसी में मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय आर कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने, डिवाइडिंग बाय आर कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, ऊपर भी नीचे भी मैंने किस चीज से डिवाइड किया, आर कॉस थीटा से। यहाँ पे भी डिवाइड किया आर कॉस थीटा से, यहाँ पे भी डिवाइड किया आर कॉस थीटा से, और यहाँ पे भी डिवाइड किया आर कॉस थीटा से। क्या तुम लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बताओ हाँ या ना। गुड, अति सुंदर। तो देखो बेटा, आर से आर मर गया, कॉस से कॉस मर गया, आर कॉस से आर कॉस मर गया, बचा कौन, देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, मुंह से बोलो, tan थीटा प्लस एफ अपॉन आर अपॉन पूरा पूरा खत्म हुआ तो 1 माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। चलो भैया, tan थीटा, अब कई दिन हो गए पढ़ाते हुए, फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन किसकी वैल्यू होती है, समझाओ। कई दिन से सिखा रहा हूं, एफ एस इक्वल टू कितना होता है, म्यू एस आर। ऐसे भूलोगे तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ, तो एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस आर, इसलिए एफ एस अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस। तो फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो देखो एफ अपॉन आर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 1 माइनस एफ अपॉन आर क्या हो जाएगा, म्यू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यस और नो, वी स्क्वायर निकाल लो, आर जी को उधर ले जाओ, तो ये आया tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो वी निकाल लो, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी कितना, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये v की वैल्यू हो जाएगी। यही हमको वेलोसिटी पता करनी थी, यही वेलोसिटी अपने को पता करनी थी, ये वेलोसिटी अपने को पता करनी थी। अब ये वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है दो बातों पे। वेलोसिटी कितनी बातों पर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है सबसे पहले रूट आर पे, अब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रूट tan थीटा पे। इससे साफ साफ पता चल रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो तुम गाड़ी को बड़ी तेजी से मोड़ सकते हो, स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी बात पता चल रही है, एंगल, अगर एंगल बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, तुम आराम से गाड़ी को मोड़ सकते हो। रोड हल्की सी मुड़ेगी तो धीरे मुड़ो, तेज ज्यादा मुड़ेगी तो और ज्यादा तेज, और ज्यादा तेज, और ज्यादा तेज। जितनी ज्यादा रोड मुड़ी हुई रहेगी उतना ज्यादा तुम गाड़ी को मोड़ सकते हो तेजी से। क्या ये बात समझ में आई बच्चों की, नहीं आई, बोलो हाँ या ना, बताओ। उठो लाल, सो गए सब ये छोटे छोटे बच्चे। चलो इसमें छोटी सी बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने सुना होगा डेथ वेल, मौत का कुआं, क्या सुना होगा, डेथ वेल, मौत का कुआं। एक मौत का कुआं ऐसा है,
एक मौत का कुआं ऐसा है, एक मौत का कुआं ऐसा है, और एक मौत का कुआं ऐसा है। बताओ सबसे तेज कौन से वाले मौत के कुएं में गाड़ी चल सकती है? सबसे तेज कौन से मौत के कुएं में गाड़ी चल सकती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो आंसर बताओ, हमें भी लग रहे हैं सारे एक जैसे चारों, तो आंसर बताओ। अब बताओगे तुम, अब बताओगे तुम, अब बताओगे तुम। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और गाड़ी सबसे धीरे किस में चलेगी? चलो तेज वाला तो बता दिया, सबसे धीरे किस में चलेगी? बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसका एंगल सबसे ज्यादा, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल सबसे कम। तो जिसका जितना ज्यादा एंगल, तुम गाड़ी को बड़ी तेजी से चला सकते हो उसके अंदर। जिसका एंगल जितना कम, गाड़ी अभी चलाना शुरू करोगे, बड़ी तेजी से चलाना शुरू करोगे, तुम पार निकल जाओगे इधर की तरफ, टेंजेंट बनाते हुए पार निकल के जाके गिरोगे किसी के खोपड़ी पे। तो छोटा एंगल होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा बड़ा एंगल होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक से लिया गया। क्लियर होगी बच्चों? सारी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? बैंकिंग ऑफ ट्रैक समझ में आया तुम लोगों को? ये वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। आ गई। क्या क्या बातों पे डिपेंड करता है? उससे पहले जो तुम लोगों को ये मूविंग कार सिखाया, तुम लोगों को सर्कुलर मोशन ऑफ कार समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मामला बिल्कुल क्लियर है? सही है, बहुत सुंदर। तो हम लोग मिलते हैं कल। ये दो टॉपिक को तुम लोग रट लेना, याद कर लेना। कल हम लोग करेंगे, एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, सर्कुलर मोशन वर्टिकल। उसके बाद हम लोगों को बहुत न्यूमेरिकल करने हैं इसके। हम लोग मिलेंगे कल, इसको पढ़ लेना। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। फिर उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, 4 टाइप के न्यूमेरिकल, वो मुझे सिखाने हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वीक पूरा मान लो लग जाएगा, लेकिन थोड़ा कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तुरंत भेजेंगे बेटा।